आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं ना, जो सच में आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। आज हम एक बहुत ही डरावने सच का पर्दाफाश करेंगे। एक ऐसा सच जहां सदियों पुराना काला जादू आज के हमारे स्मार्टफोन्स और डिजिटल दुनिया से आकर मिल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि भूत प्रेत श्राप ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इंसान का अंधा गुस्सा और अहंकार आज की टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी तबाही मचा दे जिसे रोकना नामुमकिन हो। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी से बदला लेने की असल कीमत आखिर क्या चुकानी पड़ सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और अचानक आपको कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आए जो कहे कि आपका बदला बस एक क्लिक दूर है। मतलब बदला लेना सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज की दूरी पर हो। और सबसे डरावनी बात, अंधेरा आपको सामने से जवाब दे। ये ख्याल ही अपने आप में सिहरन पैदा कर देता है ना। सोचिए, आपकी उंगलियों पर एक ऐसा टूल हो जो पल भर में किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता हो। बिना आगे के सस्पेंस को खराब किए मैं बस इतना कहूंगी कि आज के इस विश्लेषण में हम मानवीय मनोविज्ञान और कुछ बेहद खौफनाक सुपरनैचुरल ताकतों के बीच का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम खौफनाक बिना चांद वाली अमावस्या की रात से। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने वाला एक अमीर और लापरवाह लड़का है रोहित। वो अपनी बाइक से घर लौट रहा है और तभी उसकी बाइक एक सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो जाती है। अब देखिए एक नॉर्मल सी लगने वाली घटना कैसे खौफ में बदलती है। रोहित अनजाने में अपनी बाइक के शीशे में देखता है और उसे अपने ठीक पीछे एक बिना चेहरे वाला काला साया नजर आता है। एक ऐसा साया जिसकी आंखें तो पूरी तरह सफेद हैं, लेकिन पुतलियां गायब हैं। अगले ही पल उसे अपने कंधे पर बर्फ जैसा एक ठंडा हाथ महसूस होता है। वो इतना डर जाता है कि अपनी बाइक और फोन वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए अंधेरे में भागने लगता है। लेकिन ये खौफनाक रात अचानक से नहीं आई। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है एक भयंकर बेइज्जती से। एक तरफ है रोहित, अमीर, बेपरवाह, बहुत ज्यादा घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। और दूसरी तरफ है उसका क्लासमेट जतिन। हुआ ये था कि कॉलेज की पार्किंग में रोहित ने पूरी भीड़ के सामने जतिन की गरीबी का भद्दा मजाक उड़ाया, उसे बुरी तरह जलील किया और लिटरली उसे भिखारी तक कह दिया। बस यही वो पल था। इसी एक घटना ने जतिन के अंदर कड़वाहट और गुस्से का एक ऐसा बीज बो दिया जो किसी मामूली बहस से कहीं बढ़कर एक जानलेवा दुश्मनी में बदलने वाला था। और ठीक इसी पल कहानी में वो मॉडर्न ट्विस्ट आता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। जतिन अपने कमरे में बैठा हुआ है, रोहित की बातों से अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा है। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। क्या बदला लेना है? बस एक नाम और फोटो भेजो और काले जादू का अविश्वसनीय चमत्कार देखो। अब ये देखिए कि बात कितनी बदल गई है। पहले के जमाने में श्राप देने के लिए तांत्रिकों को खोजना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो अंधकार खुद चलकर एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए सीधे जतिन के फोन तक पहुंच गया है। अब जतिन शुरुआत में तो इस मैसेज को कोई फालतू स्कैम समझकर इग्नोर कर देता है, पर अगले दिन मामला एकदम हाथ से निकल जाता है। रोहित ने जो बेइज्जती की थी ना, उसका किसी ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। अब वो शर्मिंदगी सिर्फ कुछ दोस्तों के बीच नहीं रही, बल्कि रातों रात पूरी दुनिया के सामने आ गई। उस पब्लिक ह्यूमिलिएशन और अंधे कर देने वाले गुस्से में इंसान का दिमाग कैसे काम करना बंद कर देता है ना। जतिन अपनी सारी सोचने समझने की ताकत खो देता है और वो उसी अनजान नंबर पर रोहित की एक तस्वीर फॉरवर्ड कर देता है। बस एक सेंड बटन और तबाही का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिसे रोकना अब किसी के हाथ में नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, एक ऐसा नियम जो इस पूरे काले जादू का आधार है। जैसे ही जतिन वो फोटो भेजता है, उसे तुरंत एक रिप्लाई मिलता है, काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। इस वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा जाल था। वो सुपरनैचुरल ताकतें उसे पहले ही चेतावनी दे रही थीं कि एक बार इस रास्ते पर कदम रख दिया तो कोई यू टर्न नहीं। जतिन अनजाने में ही सही, पर अब एक ऐसी भयानक राह पर चल पड़ा था जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी था। इसके बाद रोहित की हालत जिस तेजी से खराब होती है ना, वो सच में डराने वाला है। ये सिर्फ कोई जादू टोना नहीं था, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। पहले ही दिन से रोहित की नींद पूरी तरह उड़ जाती है, उसे भयंकर इंसोम्निया हो जाता है और अचानक से उसके पिता के बिजनेस में बड़े बड़े नुकसान होने लगते हैं।
दूसरे दिन का हाल तो और भी खौफनाक था। जतिन के फोन पर एक अननोन वीडियो क्लिप आती है जिसमें रोहित अपने ही कमरे में अजीब सी आवाजें निकालते हुए अपने खुद के बाल नोच रहा है। और तीसरे दिन तक आते आते रोहित का दिमाग पूरी तरह से भ्रम का शिकार हो जाता है। उसे हर जगह आईने में, अपने बिस्तर के नीचे, अपनी बाइक के पीछे वही बिना चेहरे वाला काला साया नजर आने लगता है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था। चीजों को और पुख्ता करने के लिए जतिन को अब खुद भी एक अजीब सी रस्म करनी थी। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ थे। रात के ठीक 12 बजे रोहित की फोटो को एक काले कपड़े में लपेटना है। फिर 3 बार ये मंत्र बोलना है कि जैसा दर्द तूने मुझे दिया है वैसा ही दर्द अब तू भुगत। इसके बाद एक दीपक जलाना है, उसके ऊपर एक नारियल रखना है और उस पूरे सामान को ले जाकर एक चौराहे पर छोड़ाना है। ये सीधे सीधे अंधेरे की ताकतों के साथ एक समझौता था। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या हुई? जैसे ही जतिन ने पूरे गुस्से में ये रस्म पूरी की और अपना आखिरी शब्द बोला, वो दीपक एकदम रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। मानो ये एक सिग्नल था कि डील पक्की हो गई है और वो साया अब रोहित का शिकार करने के लिए पूरी तरह आजाद है। खैर, अब आता है रोहित के खौफ का वो चरम बिंदु जिसे सुनकर शायद आपकी भी नींद उड़ जाए। रात का वक्त है और रोहित को अपने घर के पुराने नौकर बिरजू की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वो आवाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो बहुत भारी और बहुत ही अननेचुरल थी, जैसे किसी बहुत गहरी खाई से या किसी और ही दुनिया से आ रही हो। वो खौफनाक आवाज रोहित को आधी रात के समय तेज हवाओं वाली घर की खाली छत पर बुलाती है। रोहित मानो किसी अदृश्य सम्मोहन में हो, बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के पीछे पीछे छत पर चला जाता है। लेकिन वहां कोई बिरजू नहीं था। वहां सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में वही बिना पुतलियों वाला खौफनाक काला साया रोहित का इंतजार कर रहा था। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ जतिन का फोन फिर से बीप करता है। स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, अंतिम चरण शुरू। उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी है, खेल खत्म करने के लिए समाप्त लिखो। और इसके साथ ही जतिन के फोन पर छत का लाइव वीडियो स्ट्रीम चालू हो जाता है। जतिन अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहा था कि कैसे रोहित उस खौफनाक साये के सामने खड़ा है, डर से पसीने पसीने हो रहा है और कांप रहा है। सोचिए, जतिन के हाथ में अब लिटरली रोहित की जिंदगी और मौत का सीधा फैसला था। उसे बस एक शब्द टाइप करना था और रोहित का खेल हमेशा के लिए खत्म। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अब भी इस तबाही को रोका जा सकता है? पहली बार अपनी स्क्रीन पर रोहित की वो दयनीय और खौफनाक हालत देखकर जतिन का दिल दहल जाता है। उसका सारा गुस्सा, सारा बदला अचानक एक गहरे पछतावे में बदल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि यार सिर्फ एक बेइज्जती की ये सजा बहुत ज्यादा है। वो सोचता है, रोहित चाहे जैसा भी हो मेरा दोस्त था कभी, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। वो इस पूरे प्रोसेस को तुरंत रोकना चाहता है, इस शाप को कैंसिल करना चाहता है। पर आपको वो पहला नियम याद है, जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। जैसे ही जतिन के मन में पछतावा आता है और वो पीछे हटने की कोशिश करता है, जो साया अब तक जतिन की खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा था, वो अचानक से उसके कमरे के अंदर आ जाता है। साया झपटकर जतिन की गर्दन को एक बर्फीली पकड़ में जकड़ लेता है और एक बेहद खौफनाक अल्टीमेटम देता है। कहा था ना, पीछे मत हटना, अब या तो वो या फिर तू। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि शैतानी ताकतों के साथ किया गया कोई भी सौदा कभी भी बीच में तोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें एक न एक बलि तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद लाइव स्ट्रीम पर जो हुआ वो बेहद दुखद और इस पूरी घटना का एक अटल परिणाम था। फोन की स्क्रीन पर चल रहे उस लाइव स्ट्रीम में जतिन बिल्कुल बेबस होकर देखता रहता है। वो साया छत पर तेजी से रोहित की तरफ दौड़ता है। रोहित का दिल दहशत से इस कदर भर जाता है कि उसे बचने का और कोई रास्ता ही नजर नहीं आता और वो खौफ के मारे खुद ही छत से छलांग लगा देता है। ये एक बेहद भयानक अंत था। जतिन की अपनी आंखों के सामने उसके एक पल के गुस्से और बस एक क्लिक की वजह से उसके सहपाठी की जान चली जाती है। अब असल दुनिया में ऐसी घटनाओं के बाद क्या होता है, वही हुआ। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और इसे एक सीधा साधा सुइसाइड का केस मानकर फाइल बंद कर दी जाती है। रोहित के पिता किशोर अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस यही कहते रहते हैं कि उनका बेटा किसी चीज से बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो उसे कभी समझ नहीं पाए। और दूसरी तरफ जतिन एक गहरे मौन सदमे में चला जाता है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते हैं। बाहरी दुनिया के लिए तो ये बस एक स्ट्रेस्ड स्टूडेंट की आत्महत्या थी, लेकिन जतिन जानता था, वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उस रात असल में क्या हुआ था।
तो क्या सब खत्म हो गया? आपको भी यही लग रहा होगा ना? लेकिन नहीं, जतिन अपने अंधेरे कमरे में बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है। तभी अचानक उसका स्विच ऑफ पड़ा फोन अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर उसी अनजान नंबर से एक मैसेज फ्लैश होता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। ये देखकर जतिन की सांसें हलक में अटक जाती हैं। वो कांपते हाथों से रिप्लाई करता है कि उसने सिर्फ एक बार गुस्से में ये सब किया था और वो अब और किसी की जान नहीं लेना चाहता। वो इस शैतानी सौदे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आना चाहता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, अंधेरे से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता। अचानक जतिन के कमरे की बत्तियां तेजी से झपकने लगती हैं और उसके ठीक पीछे से वही खौफनाक आवाज गूंजती है, या तो वो या फिर तू। जतिन जब डरते डरते धीरे से पीछे मुड़ता है तो इस बार वहां कोई बिना चेहरे वाला काला साया नहीं था। इस बार वहां रोहित खड़ा था। लेकिन वो अब कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी गर्दन एक बहुत ही अजीब और डरावने एंगल पर मुड़ी हुई थी। रोहित की वो आत्मा जिसे जतिन ने खुद उस काले जादू के हवाले किया था, अब जतिन से अपना बदला लेने के लिए वापस लौट आई थी। और फिर रोहित की वो डरावनी आत्मा जतिन से बस इतना कहती है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। कमरे में अचानक से एकदम गुप्त अंधेरा छा जाता है और सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। कुछ देर बाद जतिन उसी कमरे में खून से लथपथ जमीन पर मृत पाया जाता है। जरा सोचिए, उसका अपना ही बिछाया हुआ जाल, उसका अपना भेजा हुआ वो डिजिटल श्राप घूम फिरकर खुद उसी की मौत का कारण बन गया। ये खूनी खेल जिसे जतिन ने अपने अहंकार और गुस्से में शुरू किया था, उसी के भयानक विनाश के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक बार जब आप अंधकार को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं, तो क्या वो दरवाजा कभी सच में बंद हो सकता है? ये कहानी सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं है। ये कहानी है हमारी ईर्ष्या, बदले की भावना और हमारे अपने ही कर्मों के परिणामों की। ये हमें बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाती है कि दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अंततः हमारा अपना ही मकबरा बन सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि गुस्से में लिया गया बदला हमेशा दोनों तरफ आग लगाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर अकेले में विचार जरूर कीजिएगा।